विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, संविधान का भाग 16 आर्टिकल 330 से लेकर 342 क तक ये पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हमने आज पढ़ना है, इस समय पढ़ना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, यानी दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अलग है। इसके संबंध में मैंने पिछले लेक्चर में आपको आर्टिकल बता दिए 338, 338A, 338B। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या कि मूल संविधान में आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा आर्टिकल 338 में संशोधन करके इन वर्गों के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित करने का प्रावधान किया गया। 65वां संविधान संशोधन भी याद करना पड़ेगा। 1990 द्वारा आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया। पहले तो बोला गया था खाली क्या एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल ये 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा बोला गया कि आर्टिकल 338 में संशोधन करके इन वर्गों के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते थे। ठीक है, समय के साथ अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं की समस्याओं में भिन्नता दृष्टिगत हुई। परिणाम स्वरूप 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को पारित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग में व्यापक बदलाव करते हुए उन्हें पृथक कर दिया गया। अब आपसे यही पूछेगा कि 338 में तो पहले एक ही था अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इसको पृथक कब किया गया? आपने बोलना 90वें संविधान संशोधन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 338 के शीर्षक को बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया तथा एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 338 का 338A को जोड़कर एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वर्ष 2004 में स्थापित उन दोनों आयोगों की संरचना समान है और प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों का प्रावधान है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, यानी टोटल 5। टोटल कितने? जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर हो गया? प्रत्येक आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा, किसका? केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा तथा आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। तीनों याद करने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को दर्जा जो दिया जाता है वो केंद्रीय मंत्री, किसका? भाई जैसे विदेश मंत्री होते हैं, जैसे आपके रक्षा मंत्री होते हैं, उतना ही दर्जा दिया गया किसको? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को, है ना। और जो उपाध्यक्ष होगा उसको राज्य मंत्री का, उसको राज्य मंत्री समझते हो? मैंने कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरह के मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरह के मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके पास मंत्रालय होता है, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, कौन है? फिर होगा एक वित्त राज्य मंत्री। दूसरे तरह के मंत्री जो होते हैं वो क्या होता है? राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, और एक होगा वित्त उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री क्या होते हैं? शामिल होते हैं उसमें। क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट का दर्जा तो दे दिया अध्यक्ष को, और कैबिनेट के साथ जो सबऑर्डिनेट होता है राज्य मंत्री, जैसे वित्त राज्य मंत्री, तो वैसा दर्जा दे दिया किसको? उपाध्यक्ष को। समझ में आया? और जो सदस्य हैं उनको भारत सरकार के सचिव का दर्जा दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है।
आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। कितना कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष है। ये थोड़ा अलग हो गया क्योंकि आप कभी 5 पढ़ते हो, कभी 6 पढ़ते हो, कभी ऐसा पढ़ते हो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 3 वर्ष का कार्यकाल है। कितना? इन्हें अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 3-3 करके 2 बार चुने जा सकते हैं। अनुसूचित जाति का अध्यक्ष वही बन सकता है जो अनुसूचित जाति का सदस्य हो। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष वही बन सकता है जो अनुसूचित जाति का सदस्य हो तथा वह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। क्या हो? सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा एक नया आर्टिकल 338 ख को जोड़ा गया और एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या की जाएगी। आयोग के सभी सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करेगा, जबकि आयोग की अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी आयोग को। इसी संविधान संशोधन यानी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018 के द्वारा आर्टिकल 342 को जोड़ा गया और जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोक अधिसूचना के द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में राज्यपाल के परामर्श कर सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग पिछड़े वर्ग को विशेष रूप से निर्दिष्ट कर सकेगा। 342 का नया आर्टिकल है, मैंने बैरक में बताया भी था आपको। क्या बताया था? तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, तो उसमें बोला गया है कि 342 का इसमें क्या राष्ट्रपति लोक अधिसूचना यानी पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में राज्यपाल से परामर्श करके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को, शैक्षिक या शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से निर्दिष्ट कर सकेगा। क्या कर सकेगा? तो कौन करता है भाई? ईडब्ल्यूएस। हाँ जी। आर्टिकल 339 के तहत भी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देने के लिए आयोग का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा आयोग की संरचना, शक्तियां तथा प्रक्रिया भी निर्धारित करेगा। आर्टिकल 339(2) के तहत संघ की कार्यपालिका अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को निर्देश दे सकती है। ये प्रावधान कहां पर है? 339(2) में है। एक एक चीज को ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ये जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये कहीं और पढ़ा है आपने संविधान में? बताओ तो। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कहां पर पढ़ा है आपने? किस पार्ट में पढ़ा है संविधान के? कोई नई किताब आई है क्या? पांचवा क्या? अनुसूची बोलो, मैं भाग पूछ रहा हूं। कहीं भाग में पढ़ा है आपने ऐसा? संविधान में किसी भाग में है? देखिए जल्दी से। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र तो है भाग 10 में, 344 का। कहाँ है? हाँ जी। अरे यार, अपनी बुद्धि को थोड़ा क्या करो, भार लगाओ उस पर। अनुसूची में पढ़ते हैं, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। 5वीं अनुसूची पढ़ी है ना आपने, 5th शेड्यूल। तो मैंने कहा इन सबको मिलाकर पढ़ना जब आप पढ़ रहे होंगे, कि 5वीं अनुसूची को भी पढ़ना है, उसका डिटेल पढ़ना है। बैरक में पढ़िएगा पहले, बाकी किताब में तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ही होगा। ठीक है, चलिए जी, कहां तक पहुंचे हम? 339 कहां तक पहुंच गए?
339 2 तक पहुंच गए कि संघ की कार्यपालिका अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ये मैं पहले बता चुका हूं। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जब संघ क्या करता है, राज्यों को निर्देश देता है, वो कौन कौन से आर्टिकल थे, वो कहां पढ़े थे हमने, बताओ। अरे भाई भाग 11 जब हम पढ़ रहे थे, केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था। घर में जाके अगर रिवाइज करोगे तो याद आएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की संरचना में समानता के बावजूद उनके कार्य एवं शक्तियों में कुछ अंतर विद्यमान है। तो अनुसूचित जाति आयोग के कार्य एवं शक्तियां, अब ध्यान रखना भाई, मुख्य परीक्षा में दरअसल ये नहीं पूछता कौन बनाता क्या बनाता है, कार्य और शक्तियां क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है कार्य और शक्तियां। चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग का कार्य शक्तियां हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य शक्तियां हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य और शक्तियां हो। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूं। तो अनुसूचित जाति आयोग के कार्य एवं शक्तियां, संगठनात्मक रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया। कब आया? वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया। थोड़ा पीछे से जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो उत्तर दे दिया करो, थोड़ा जहमत उठाओ। कब आया अस्तित्व में? 2004 में आया। इसका मुख्य कार्य संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति की सुरक्षा एवं विकास, संविधान से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का निरीक्षण, अधीक्षण एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी भाषा में लिखोगे और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। पहले बता दूं, आपको इस भाषा को पकड़ना पड़ेगा। कौन? निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन। क्यों पकड़ना पड़ेगा? क्योंकि भाई संविधान नेताओं ने लिख के दे दिया आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कि काम क्या है। क्या आप अपनी भाषा में लिख रहे हो, तो अपनी भाषा में लिखोगे तो अभ्यस्त नहीं होते हैं। कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर होते हैं वो आपकी भाषा के अभ्यस्त नहीं होते हैं, है ना। मैंने क्या कहा? मुख्य कार्य क्या है? संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति की सुरक्षा एवं विकास, कॉमा, संविधान से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का निरीक्षण, अधीक्षण और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद करें, हिंदी वाले हिंदी में याद करें। और सही बताऊं तो हिंदी टफ पड़ता है इंग्लिश से। क्या पड़ता है? एक तो इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती, री की मात्रा नहीं लगानी, बड़ी छोटी ये कुछ नहीं लगाना, ठीक। दूसरा, इंग्लिश में फ्लो अच्छा होता है लिखने का। तीसरा, जो शब्द हैं वो भी क्या है, थोड़ा भारी शब्द नहीं है। अधीक्षण, निरीक्षण, क्रियान्वयन, अब आधा नौ भी लगाना, क पे रॉ भी लगाना। और ऊपर से जो हिंदी माध्यम के शिक्षक होते हैं वो हिंदी के प्रति बड़े क्या होते हैं, सजग होते हैं। अगर आपने मात्राओं में गलती कर दी तो उनके दिमाग में एक चीज आती है, ये प्रशासनिक अधिकारी बनने लायक नहीं है। क्या? अगर आपके लेख में गलती है। इंग्लिश में आप क्या एब्रीवेट भाव में भी लिख रहे तो भी नंबर मिल रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत तो है यूपीएससी में खासकर, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग में भी देखा जा रहा है अब तो कि क्या इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है भाई? कॉपी चेक करने का जो कंसेप्ट है वो अभ्यस्त नहीं है उस तरह से आपकी हिंदी के। तो लेकिन अगर हिंदी वाले, माना हिंदी के ही किसी प्रोफेसर को रखा गया है कॉपी चेक करने के लिए, तो फिर वो इन भाषाओं के अभ्यस्त है। किसके? निरीक्षण, क्रियान्वयन, अधीक्षण, जो संविधान में लिखा हुआ, क्योंकि उन्होंने संविधान से पढ़ा है, ठीक है। यह आयोग अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा करने के लिए भी कार्य की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करने, उनके सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं को बनाने में परामर्श देने एवं सहभागिता निभाने जैसे कार्य संपादित करता है। आयोग राष्ट्रपति को अपना प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को, ठीक है। और समय समय पर अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं तथा कल्याण संबंधी अनुशंसा करता है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं कल्याण संबंधी अनुशंसा, मतलब अनुशंसा का मतलब होता है सिफारिश करता है। क्या करता है? अनुशंसा करता है। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना प्रत्येक राज्य में पृथक रूप से नहीं की गई है, अपितु राष्ट्रीय आयोग की ही शाखाएं 12 राज्यों में स्थापित की गई हैं। कितने राज्यों में? 12 राज्यों में स्थापित की गई हैं। यह अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए प्रशासन एवं पुलिस को निर्देश देता है। प्रशासन एवं पुलिस को पुनश्च उत्पीड़न संबंधी शिकायत
लिखित रूप में सीधे राष्ट्रीय आयोग में भी की जा सकती है, किंतु ऐसी शिकायतें नहीं की जाएंगी जो न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन है। न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन है। आयोग को अपने कार्य संपादन के लिए अन्य शक्तियों के अतिरिक्त दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, दीवानी यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। यहां याचिका दायर की जा सकती है। आयोग किसी शिकायत की जांच पड़ताल करते समय किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। सम्मन समझते हो? बुला सकता है कि पेश होइए मेरे सामने, ठीक है। सम्मन जारी कर सकता है। शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा और साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। शपथ पत्र समझते हो? शपथ पत्र क्या होता है भाई? अरे 10 रुपए के स्टाम्प पर क्या बनाते हो? एफिडेविट बनाते हो। हाँ, तो शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा और साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति मतलब कॉपी, उसकी कॉपी की मांग कर सकता है। साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मन जारी कर सकता है और समय समय पर राष्ट्रपति जो अवधारित करे आयोग उसका निर्वहन करता है। समझ में आया? अगर एक बार आपने ढंग से अनुसूचित जाति आयोग के कार्य और शक्तियां पढ़ लिया तो अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य और शक्तियों का काम सिर्फ 10% रह जाएगा। लगभग सेम है। लगभग क्या है? वैसा ही है, पर थोड़ा सा आपने क्या करना है, अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जनजाति लिख देना वहां, ठीक है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन के रूप में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है। राज्यपाल उसे राज्य के विधानमंडल में के समक्ष रखवाता है। राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर यथेष्ट कार्यवाही स्वीकृत व अस्वीकृत की जाती है। यदि यह अस्वीकृत की जाती है तो उसके कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी दिया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को अप्रैल 2022 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इस समय कौन है ये देखिए, किताब छपते हुए तो ये थे 2022 में लगातार, 2024 चल रहा है ये, हाँ देखिए यही है, विजय सांपला है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाँ जी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन है? किसका स्थान लिया उन्होंने? राष्ट्रीय पूछ रहा हूं मैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऐसे ढूंढिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? 2021 में तो हर्ष चौहान जी थे, अब इस समय कौन है? और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? श्री हंसराज गंगाराम अहीर थे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। इस समय कौन है नए अध्यक्ष? शेड्यूल कास्ट के कौन है? पहले शेड्यूल कास्ट वाले बताइए। तो होमवर्क लिखिए भाई, शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन है? कंफर्म हो नेशनल, उसकी जो उसी की साइट पर जाके देख रहे हो या विकिपीडिया में देख रहे हो? विकिपीडिया वाला नहीं चाहिए मुझे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की साइट पर जाकर मुझे बताइए अध्यक्ष कौन है। किशोर मकवाना जी हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के कौन है? अनुसूचित जनजाति आयोग के श्री अंतर सिंह आर्य जी हैं। कब हुए नियुक्त? नियुक्ति देखिए कब हुई इनकी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? 2022 में तो श्री हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया था। इस समय कौन है? हाँ, श्री हंसराज गंगाराम अहीर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। पेपर में जाने से पहले अपडेट जरूर हो जाना, हो सकता है चेंज हो जाते हैं कई बार,
कोई कई लोग त्याग पत्र दे देते हैं, उनकी जगह पर नए आ जाते हैं, तो वो याद करना पड़ता है, लिस्ट बनानी पड़ती है। अब मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य एवं शक्तियां बता रहा हूं। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 है, कौन सा 338A जोड़ा गया, स्थापित किया गया, एक पृथक संवैधानिक आयोग के रूप में गठित किया गया इसे, जिसकी संरचना आदि अनुसूचित जाति आयोग के ही समान है। यह आयोग भी 2004 में व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया। ये 5 सदस्यीय आयोग में उपाध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्यों का अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। उपाध्यक्ष तथा कम से कम 2 सदस्यों का अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के समान ही होती है। आयोग के कार्य में अनुसूचित जातियों के सुरक्षा से संबंधित संविधान में प्रदत्त या तात्कालिक प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार द्वारा जारी अन्य आदेश के अधीन विषयों का अन्वेषण, उन पर निगरानी तथा इससे संबंधित कार्यों का मूल्यांकन करना है। जनजाति के अधिकारों, रक्षा के उपायों, शिकायतों की जांच, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहभागिता, सलाह देना तथा विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना आदि इनके दायित्वों का अंग है। दायित्वों को अलग अलग पढ़ना, मैं तेजी से पढ़ रहा हूं, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको ऐसे याद नहीं होगा ये, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से वह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा 2005 में अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के लिए आयोग को कुछ अतिरिक्त कार्य प्रदान किए गए हैं, जैसे वन क्षेत्र में निवास कर रही अनुसूचित जनजातियों को लघु, अब ये नया है थोड़ा, ये अलग है इसलिए इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपजों पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय करना। वन उपज समझते हैं, जो वनों में जो उपजती हैं, तो वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने के संबंधी उपाय करना। दूसरा, उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका प्रदान करने संबंधी कार्यों के लिए प्रबंध करना। अगला, कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय करना। और विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए सहायता एवं पुनर्वास के कार्यों को प्रभावकारी ढंग से लागू करना। जनजातीय समुदाय के लिए वन की सुरक्षा करना। और सामाजिक वानिकी, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर भी सामाजिक वानिकी आएगा आपने वो क्या करना है, पढ़ना है पूरा लेख। सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग तथा संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाना। उनके उत्थान के लिए पेशा अधिनियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पेशा अधिनियम सुना है इसके बारे में। पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट, पेशा 1996, कौन सा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट पेशा 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और जनजातियों द्वारा की जा रही परंपरागत झूम खेती को हतोत्साहित करने तथा अंततः इसे समाप्त करने संबंधी उपाय करना, जिससे पर्यावरण की हानि को रोका जा सके। क्यों डाले गए नए प्रावधान? जनजातियों ने हमेशा ही अपने आप को ठगा महसूस किया। उनके क्षेत्र खनिज क्षेत्र थे, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी आई, आवंटन हुआ, कोल आवंटन क्षेत्र घोषित हो गए, बाहर के लोग आए, अरबपति खरबपति बनकर चले गए। जनजातियों की स्थिति क्या हो गई, बहुत खराब हो गई। तब पनपता है नक्सलवाद, माओवाद, ठीक है। तो फिर दोबारा नक्सलवाद और माओवाद ना आए, उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भाई, जनजातियों के लिए। तो इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, क्या, इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। जब डर खत्म हो जाता है तब क्रांति होती है। क्या होती है, क्रांति। और जब क्रांति होती है तो फिर बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को दम्भ नहीं भरना चाहिए सत्ता का, उन्हें क्या करना, उन्हें सेवा के लिए भेजा गया, उन्हें कार्य करने चाहिए। तो ठीक है भाई, जो टकराव थे ना वो यही थे कि यार अब एक बात सोचो ना, कई पीढ़ियों से लोग उन जंगलों में रह रहे हैं, उसकी उपजों को प्रयोग कर रहे हैं, और आप उन पर एक्ट लगा दे रहे हो कि नहीं जी ये घसियारियां क्या है, घास नहीं ले जाएंगी, वन विभाग को आपने भेज दिया। तो उनके पशु क्या खाएंगे भाई, बिस्कुट खाएंगे क्या? उत्तराखंड में सुना होगा आपने कि घसियारी घास लेके जा रही थी, उनका घास छीन लिया गया। तो
तो क्या पशु क्या खाएंगे, पेडिग्री खाएंगे या वो खाएंगे क्या बोलते हैं उसको, बिस्किट? पशु तो घास खाएंगे। तो ये इतनी अति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नियम और कानून इंसान की सहूलियत के लिए होते हैं, जहां पर इंसान की सहूलियत खराब हो रही है वहां पर नियम कानून तोड़ देने चाहिए। चलिए जी, पेशा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, पेशा 1996। आयोग को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए संविधान संशोधन द्वारा सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके उपयोग में वह जनजातीय लोगों के अभिष्ट को सुनिश्चित करता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन के रूप में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाता है। यदि कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी राज्य से संबंधित है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। संसद और विधानमंडल दोनों ही अपने क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्ट को सिफारिश को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती हैं, किंतु अस्वीकृति की स्थिति में उनके कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा। फरवरी 2021 से कौन, पहले हर्ष चौहान थे इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, क्या बताया आपने, वर्तमान में कौन है? और भाई पेपर में जाने से पहले देख लेना कि उस समय कौन है। हाँ जी, अंतर सिंह आर्य जी हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कार्य एवं शक्तियां। मैं बता दूं कि 123 में संविधान संशोधन बिल जब पेश हो रहा था उसका नंबर 123वां था, जब वो पास हो गया तब उसका नंबर 102 है। क्या हो गया, सब पास थोड़े होते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं, कोई आगे पीछे, पेश होते हुए 123वें नंबर का है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले क्या हो जाए 124वां वाला पास हो जाए। समझ में आया? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। 338 ख की उपधारा 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जैसे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं दायित्वों की निगरानी करना, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के हनन संबंधी शिकायतों का निवारण करना, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रत्येक वर्ष माननीय राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक व शैक्षिक पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निगरानी के संबंध में सिविल कोड के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भगवान लाल साहनी थे। बाद में जो बने वो कौन बने, श्री हंसराज गंगाराम अहीर बने, अभी भी वही है, 4 बार सांसद रह चुके हैं भाई, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। तो इतना आपने पहले तैयार करना है, मैंने बहुत तेजी से किया, आपने इसको बिना देखे लिखना है। क्या करना है, कटिंग करनी है इसमें। अभी समझ में आ गया? कार्य और शक्तियां, कार्य और शक्तियां, ठीक है, इसमें इतना ही करें।